This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. नाजरीन वेलकम टू द मार्केट शो। मैं हूं अली नासिर। आज जिस मौजू के ऊपर गुफ्तगू करेंगे नाजरीन वो है ग्लोबल इकनॉमिक आउटलुक। इसके मुख्तलिफ डायमेंशंस हैं, ख़ास तौर पे आजकल के हालात को देखते हुए। एक तो ब्रेग्जिट का सिलसिला है जिसके बारे में बड़ा चर्चा हुआ लेकिन फिर खामोशी सी हो गई। ऐसे लगा मार्केट में ये सेटल हो गया, लेकिन अब इसके असरात ज़रूर मुरतब होंगे लॉन्ग टर्म। वो क्या होंगे उसके बारे में देखना पड़ेगा, क्योंकि शॉर्ट टर्म हमने देखा है एक जोल्ट आया, जिसे हम कहते हैं कि एक झटका सा लगा। उसके बाद फिर ज़ाहिरी बात है कुछ चीज़ें नॉर्मलाइज हुई। आगे जाके क्या होगा, ईयू का मुस्तकबिल क्या होगा। तेल की कीमतों के अंदर लोगों ने बहुत खुशी का इजहार करना शुरू कर दिया कि तेल दोबारा से ऊपर की समझ जाएगा, लेकिन पता नहीं क्यों वहाँ पर भी थोड़ा सा झटका आ गया और सिलसिला उल्टा हो गया। उल्टा हुआ या सीधा हुआ, लेकिन दोनों सूरतों में उल्टा सीधा हो गया। चाइनीज़ इकॉनमी की जानिब देखें तो पिछले साल तक खौफ व हिरास फैला हुआ था कि चीन की मईशत जो है बैठ जाएगी। कैपिटल मार्केट्स इन्हीं महीनों में पिछले साल के अंदर बहुत ज़्यादा टर्बुलेंट हुई थी। लोग घबराए हुए थे, पता नहीं चीन का क्या होगा। अमेरिका में कभी बातें अच्छी होती हैं और फिर अचानक रिपोर्ट आ जाती है कि वहाँ पर मामलात ख़राब है। तो कन्फ्यूजन में ही रहता है या बंदा स्टेट ऑफ फ्लक्स में ही रहता है कि अमेरिका की हकीकी सूरत हाल क्या है। वहाँ पर हर वक्त नंबर्स रिलीज़ हो रहे होते हैं। हमारे पास तो बेचारे कन टुट्टे से एक ही दफ़ा नंबर रिलीज़ होते हैं, वो भी साल में कोई एक दफ़ा, वो भी 4 दफ़ा तब्दील होते हैं, सही होते हैं, गलत होते हैं। इसके ऊपर भी सवाल उठते रहते हैं। लेकिन मेरे साथ बड़े ही अहम मेहमान आज शामिल गुफ्तगू होंगे। जनाब बिलाल खान साहब सीनियर इकोनॉमिस्ट हैं, फाइनेंशियल मार्केट्स एंड रिसर्च, स्टैंडर्ड चार्टर्ड। वेलकम करूँगा सर। थैंक यू बिलाल साहब। बहुत सारे मौजूआत मेरे जहन में, सबसे पहला मौजू आपके सामने रख देता हूँ। ब्रेग्जिट के मुतालिक सबसे पहले तो हमारे नाजरीन को ये बताइएगा, क्योंकि पिछली दफ़ा आपने पाकिस्तानी मार्केट का जुज़वी तौर पर बताया था, अब तो सेटल इन हो गई बात, अब आप बहुत सारी चीज़ें हमें बता सकते हैं। इसका मीडियम टर्म इम्पैक्ट क्या होगा, इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या होगा, पाकिस्तान पे क्या होगा, इन तीनों चीज़ों को हमें ज़रूर बताइए। बिल्कुल। तो आई थिंक शुरू इससे करते हैं, जैसे आपने कहा कि ग्लोबल आउटलुक क्या है और इस वक्त हम किस तरह से देख रहे हैं। मैं जब लास्ट टाइम यहाँ था तो मैंने आपसे ये जिक्र किया था कि हमारा रिसर्च का जो थीम है ग्लोबली वो है रिट्रीट, रीग्रुप और रीबाउंड। जी जी। अब उसका पहला हिस्सा जो है हमने इस साल के फर्स्ट हाफ में देखा, और अब हम समझते हैं कि नेक्स्ट 5 मंथ्स में हम इसका पार्ट 2 देखेंगे। तो यानी पार्ट 2 क्या होगा उसके बारे में थोड़ी सी बात स्ट्रेटेजिक रिपोजिशनिंग। बिल्कुल। तो है ना, ये जो आपने जो बात की कि रिट्रीट करेंगे जी, मार्केट करेंगे और रीबाउंड करेंगे, बिल्कुल ये चीज़ जी बिल्कुल। तो हमारी एक्सपेक्टेशन ये थी इस साल के शुरू में कि मार्केट्स काफ़ी पेसिमिस्टिक हो गई थी 2015 के आखिरी कुछ महीनों में। जैसे आपने चाइना का जिक्र किया तो कैपिटल मार्केट्स की तरफ से काफ़ी टर्बुलेंट टाइम था और इमर्जिंग मार्केट्स की तरफ भी सेंटिमेंट काफ़ी वीक लग रहा था उस टाइम पे। हमारा इस साल के शुरू में यही ख्याल था लेकिन कि ये जो है ये शॉर्ट टर्म लगेगा, इसके बाद मार्केट्स जो हैं वो थोड़ा सा रिट्रीट करके फिर रिग्रुप और रिबाउंड करेंगी। तो अब जो हम अगले 5 महीनों में देख रहे हैं वो इस चीज़ के कॉन्टेक्स्ट में मैं आपसे बेसिकली डिस्कशन करना चाहूँगा। जी जी बिल्कुल। अब अगर आप देखें कि सबसे पहली चीज़ जो जैसे आपने जिक्र किया ब्रेक्सिट का, तो ये काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है ओवर द लास्ट 2 मंथ्स। अब आप देखें इससे हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल जो है ग्लोबल ग्रोथ आउटलुक वो 2.5% था जब मैं लास्ट टाइम यहाँ था 2016 के लिए, उसको हमने डाउनग्रेड किया है 2.5 से 2.4%। और इसकी सबसे बड़ी जो वजह है वो ब्रेक्सिट है, क्योंकि यूके इकॉनमी में जो जीडीपी ग्रोथ का हमारा फोरकास्ट था तकरीबन 1.9% का, उसको हमने डाउनग्रेड करके 1.2% कर दिया है 2016 के लिए। और अगर अगले साल में देखें तो ब्रेक्सिट के ही हवाले से हमने उसको सिर्फ 0.5% ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं यूके इकॉनमी में। अब जी ये तो बड़ी अजीब सी बात कर दी आपने। तो इस सिनारियो की आपने पहले भी सिमुलेशन की थी कि अगर ये हो गया तो आप डाउनग्रेड कर देंगे, इसका मतलब ये सब चीज़ें तो वन हैज़ टू प्री प्लान ना, कि अगर बोट इस तरफ जाता है तो फिर तो हमारा बेस के जी बिल्कुल, जैसे आपने कहा ये एक डाउनसाइड रिस्क था हमारे फोरकास्ट के लिए। और जैसे आपने देखा होगा कि बाकी मार्केट का भी कंसेंसस व्यू यही था कि यूके इकॉनमी लगता था कि रिमेन का ही डिसाइड करेगी। लेकिन आपने देखा कि जो रेफरेंडम हुआ उसमें जो ब्रितानवी अवाम है उन्होंने ये इंतखाब किया कि वो यूरोपियन यूनियन से अलग होना चाहते हैं। लेकिन अब ये भी एक प्रोसेस है। अभी तक जो है आर्टिकल 50 जिसे कहते हैं जो EU कॉन्स्टिट्यूशन में बेसिकली ज़रूरी है ट्रिगर करना, आपने बड़ी तफसील में बताया
बताया था बिल्कुल कि वो लंबा प्रोसेस है, ऐसे नहीं कि कल हो जाएगा। एग्जैक्टली, वो तकरीबन 2 साल लगेंगे जब यूके गवर्नमेंट जो है उसको ट्रिगर करेगी, और अभी तक तो हमें नहीं पता कि वो इस साल करेंगे या नेक्स्ट ईयर करेंगे। बट हुआ असल में ये है, अभी तक अगर ब्रेक्सिट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि फाइनेंशियल मार्केट्स में आपने देखा कि एक जोल्ट जैसे आप कह रहे थे आया, लेकिन वो जोल्ट जो है अब कुछ हद तक सबसाइड हो रहा है, राइट। अब ये क्वेश्चन, लेकिन पाउंड स्टेबलाइज हुआ। पाउंड में जो वीकनेस है हम समझते हैं कि अभी इस साल फिर भी हमें वीकनेस नज़र आएगी। जैसे मैंने जिक्र किया कि हम जीडीपी ग्रोथ को हमने डाउनवर्ड रिवाइज किया है, तो हमें लगता है कि अभी ऐसे हो सकता है कि बैंक ऑफ इंग्लैंड जो है वो शायद एक और रेट कट करे टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस ईयर। तो जाहिर है कि अगर वो रेट कट की एक्सपेक्टेशंस बिल्डअप होंगी मार्केट्स में, तो पाउंड में भी हम वीकनेस देख सकते हैं अगेंस्ट द यूएस डॉलर। बिल्कुल, लेकिन अब ब्रेक्सिट, ठीक है, यूके की तो हमने बात कर ली, बट सिर्फ यूके के लिए कंटेन नहीं है। जैसे आपने बात की कि यूरोपियन यूनियन को अगर देखें तो वहाँ भी काफ़ी अनसर्टनिटी ब्रेक्सिट को लेके हुई है। अब 1.4% हमारा जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट था यूरो जोन के लिए, यानी जो ममालिक जो हैं वो यूरो करेंसी यूज़ करते हैं उसको यूरो जोन हम कहते हैं। जी जी। 1.4 से हमने उसको 1.2 कर दिया है, और अगले साल भी हम 1.2% ग्रोथ ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं। लेकिन हुआ ये है कि ब्रेक्सिट तो एक चीज़ है, बट उससे एक अनसर्टनिटी काफ़ी क्रिएट हो गई है। अगर आप देखें कि जो इन्वेस्टमेंट प्लान होती ओवर दिस टाइम यूके में और यूरोपियन यूनियन में, उसमें हम समझते हैं कि थोड़ा इन्वेस्टर्स जो हैं उसको पुश बैक कर सकते हैं, और उसका इम्पैक्ट रियल इकोनॉमी पे भी आएगा, और हम देख सकते हैं। पॉलिटिकल आपने बात की, उसमें अगर देखें तो अक्टूबर में इटली में अभी कॉन्स्टिट्यूशनल रेफरेंडम भी आ रहा है, जिसमें प्राइम मिनिस्टर हो सकता है कि इस्तीफ़ा भी दे दें अगर वो रेफरेंडम उस तरह से ना आ जाए जिस तरह उनकी तवक्को है। तो ये सारी चीज़ें मिलके यूरोप के लिए जो हैं एक पॉलिटिकल रिस्क के पॉइंट ऑफ व्यू से हम समझते हैं कि ग्रोथ स्लो डाउन होगी। और मैंने जैसे कहा कि हमने ग्लोबल ग्रोथ को 2.5 से 2.4 किया है, वो बेसिकली जो है यूके और यूरोप की इकोनॉमीज़ की वजह से है। अच्छा, यहाँ पर दो चीज़ें, खैर आपने इस्तीफ़े का जिक्र कर दिया बीच में, पता नहीं हर आदमी वज़ीर आज़म सदर के इस्तीफ़े की क्यों बात करता, दूसरे ममालिक की बात कर रहा हूँ, अभी यहाँ की बात नहीं कर रहा। लेकिन वहाँ पर पीपल कैन नॉट फेस द पीपल, द अदर पीपल हु हैव वोटेड द इन, अगर वो उनकी एक्सपेक्टेशंस पर पूरे नहीं उतरते। खैर वो तो एक मुख्तलिफ ज़ाविये पर हम चले जाएंगे। यूरोपीय यूनियन की बात करें तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा और क्राइसिस था। एक ज़माने में यूनान यानी ग्रीस के ऊपर बड़ी मुसीबत आई जी, आज से 1.5 साल पहले यही मौजू था। उन्होंने ग्रेग्जिट का सिलसिला शुरू किया, वो भी बड़ी पेचीदा सूरत हाल है, और देयर ऑब्वियसली देयर फॉरेन फंडिंग गोज इनटू हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स एज आई कैन रिकॉल। ठीक है जी, हमारा सिनारियो तो खैर बिल्कुल फ़र्क है, लेकिन उनके सिनारियो को सामने रखे तो उन्होंने निगोशिएट करके किस तरह जान छुड़ा ली। इधर तो निगोशिएशन की जगह ही नहीं मिली ना, यहाँ तो बिल्कुल एक एंटी क्लाइमेक्स हो गया, क्योंकि हमेशा ही ब्रिटिश अवाम जो है, जिनको मैं सलाम पेश करता हूँ, हमेशा मेन स्ट्रीम मीडिया के मुंह के ऊपर जो है, वो मुंह के ऊपर नहीं बल्कि उनके ख्यालात को जो है वो बिल्कुल रद्द कर देती है। ये जैसे आपको पता होगा कि जब इलेक्शन भी होने थे बरतानिया के, तो यकसर मुख्तलिफ आया था, उनका स्टेट ब्रॉडकास्टर भी जो था वो कुछ और कह रहा था, लेकिन डेविड कैमरॉन साहब जीत गए। इसी तरह आखिरी दिन तक लोग कहते रहे ब्रेक्जिट के मुतालिक के रिमेन करेगा। बिल्कुल। डिड इट कम एज अ शॉक टू यू व्हेन दे लेफ्ट? आई थिंक पर्सनली कि मेरे लिए तो इट वाज अ शॉक, बिकॉज आई थिंक एक्सपेक्टेशन, जैसे आप कह रहे हैं कि खासकर मीडिया रिपोर्टिंग अगर देखी जाए तो इन द रन अप टू जो रेफरेंडम था, उसमें यही था कि लगता था कि यूके जो है वो डिसाइड करेगा रिमेन के लिए ही। और क्योंकि अगर देखा जाए तो पहले स्कॉटलैंड का रेफरेंडम हुआ था, उसमें भी इसी तरह था, बट अल्टीमेटली हमने देखा कि स्कॉटलैंड ऑल्सो डिसाइडेड कि वो यूके में ही रहना चाहते हैं। तो अगर उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ब्रॉडली एक्सपेक्टेशन यही थी मार्केट की, और मेरी पर्सनली भी कि जो है यूके रिमेन के लिए ही डिसाइड करेगा। तो आई थिंक इट वॉज क्वाइट अ बिग शॉक अगर देखा जाए इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स, और उसने आपने इम्पैक्ट भी उसका देख लिया, पाउंड पे भी देख लिया और इकोनॉमी पे भी। लेकिन अगर हम मतलब इससे थोड़ा आगे चल के देखें यूरोप और यूके के अलावा के बाकी, तो हमारा व्यू ये है रिसर्च का कि ब्रेक्सिट का होना ग्लोबल इकोनॉमी के लिए, तो जैसे मैंने बताया 2.5 से 2.4 आपने कहीं डाउनग्रेड किया, खास तौर पे यूके और यूरोजोन की डाउनग्रेड की। बिल्कुल। पर अगर हम बाकी देखें तो हम समझते हैं कि इमर्जिंग मार्केट्स के लिए, खासकर एशिया में, ये एक अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है, और मैं आगे चल के थोड़ी बात करूंगा कि ऐसे क्यों है। जी बिल्कुल। अगर आप देखें तो इस वक्त जो मेजर इकोनॉमीज़ हैं दुनिया की, हमने यूके यूरोजोन की बात की, बट अगर यूएस को देखें, आपने उसके भी क्वेश्चन किया था जी, तो हमारा बिलो कंसेंसस फोरकास्ट है यूएस ग्रोथ के लिए इस साल के शुरू से ही। हम समझते हैं कि 1% जीडीपी ग्रोथ होगी यूएस में 2016 में, और हम समझते हैं बहुत बुरी
बुरी हालात बता रहे हैं आप, तो 1%। जी बिल्कुल, क्योंकि अगर आप देखें कि 2008 का जो फाइनेंशियल क्राइसिस था, उसके बाद जो यूएस में रिकवरी काफ़ी तेज़ी से शुरू हुई थी, वो काफ़ी सालों से अब चलती आ रही है। ये तो बड़ा स्केप्टिकल किस्म का स्केप्टिकल नहीं है, आई थिंक हमारी नज़र में तो इट्स रियलिस्टिक, बिकॉज अगर आप देखें तो Q1 में जो कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी थी यूएस में, वो तकरीबन 4% डाउन थी ईयर ऑन ईयर अगर देखा जाए। हमारी नज़र में ये एक इंडिकेशन है कि जो बिजनेस साइकिल होता है इकोनॉमी का, कि एक मतलब ग्रोथ पिकअप करती है, फिर स्टेबलाइज करती है, फिर थोड़ा सा ग्रोथ नीचे आती है, ये एक नॉर्मल साइकिल है। और हम समझते हैं कि पॉजिटिव तरीका कहने का, ग्रोथ नीचे आती है और उसमें नहीं, वैसे पॉजिटिव तरीका है, यू नो, अगर बट इन द सेंस कि अगर कंसेंसस फोरकास्ट आप देखें तो तकरीबन 1.9% ग्रोथ का कंसेंसस। अच्छा, बाय एंड लार्ज यू नो व्हाट यू सेड इज करेक्ट। अगर उसको हमारे लोग इंटरप्रेट करें तो मतलब नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ, राइट, वो होगी रिसेशन ना, if interpreted right, तो in a way yes growth goes down, ये यही है, ग्रोथ कम हो रही है, मतलब नेगेटिव नहीं, हम फिर भी 1% ग्रोथ फोरकास्ट कर रहे हैं, लेकिन इसका एक नेगेटिव नहीं है, बिल्कुल नहीं। लेकिन ब्राजील वगैरह में हो गई जी, लातीन अमेरिका में ब्राजील में, जैसे साउथ अमेरिका एज अ होल हम फोकस कर रहे हैं कि 1.1% ग्रोथ श्रिंक करेगी, यानी कि नेगेटिव ग्रोथ, जैसे आपने जिक्र किया। तो ये साउथ अमेरिका में एक बिल्कुल वहाँ पे ये इस तरह का सिचुएशन है, खासकर डिस्पाइट ओलंपिक के जी, उसका भी बूस्ट होगा, बट जनरली अगर एज अ होल देखें आप ब्राजील और अर्जेंटीना में, तो इट्स बीन क्वाइट चैलेंजिंग, और इस साल कमोडिटी बेस्ड था ना, बिल्कुल एग्जैक्टली। बट अगर हम यूएस इकोनॉमी की बात करें विद इन द कॉन्टेक्स्ट कि मैं कह रहा हूँ कि 1% ग्रोथ हम फोकस करें, तो फेडरल रिजर्व का क्या एक्शन होगा इसमें? वैसे ही नाजरीन को बता दूं, ब्राज़ील 8 मिलियन मुरब्बा किलोमीटर से ज़्यादा रकबा रखता है, पाकिस्तान 7,94,000 मुरब्बा किलोमीटर से ज़्यादा रकबा रखता है, तकरीबन 10 पाकिस्तान भी अगर समझ आए तो तब भी ब्राज़ील का रकबा नहीं, वैसे ही बता रहा हूँ, ब्राज़ील इज ह्यूज, इट्स मैसिव बाय वर्च्यू ऑफ कमोडिटीज आल्सो, इसीलिए इट्स मैसिव। लोग बोलते हैं ना रिसोर्सेज वगैरह, बिल्कुल पर कैपिटा अगर उसको कैलकुलेट करें तो आई एम नॉट रियली श्योर, बिकॉज़ इट्स वेरी पॉपुलस आल्सो, बट इट्स गॉट अ लॉट ऑफ रिसोर्सेज, और वो बड़ा हिट हुआ है कमोडिटी प्राइसेस पे, हुआ है। तो अगर हम जैसे फेडरल रिजर्व की बात करें, बिकॉज जाहिर है कि दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, उसका सेंट्रल बैंक जिस तरह से एक्ट करेगा मॉनेटरी पॉलिसी पे, उसका इम्पैक्ट तो सारी वर्ल्ड की मार्केट्स पे आता है। उन्होंने दिसंबर में 25 बेसिस पॉइंट से इंक्रीज़ किया, तो आपने देखा कि काफ़ी उसका भी इम्पैक्ट आया था मार्केट्स में। अब हमारा फोकस ये है कि 2016 में फेडरल रिजर्व जो है वो और इंटरेस्ट रेट्स नहीं बढ़ाएगा। मार्केट अगेन ये भी एक नॉन कंसेंसस कॉल है, हम समझते हैं कि 2016 में नहीं बढ़ाएंगे, और ये भी हो सकता है कि दिसंबर तक या अगले साल के शुरू में दोबारा से वो इंटरेस्ट रेट्स को नीचे ले आएँ बजाय इसके कि ऊपर लेके जाएं। क्योंकि जैसे मैंने कहा, अगर ग्रोथ 1% हमें नज़र आ रही है यूएस इकोनॉमी में, तो कोई ऐसे हमें नहीं लगता कि डोमेस्टिक डिमांड की तरफ से कोई इन्फ्लेशनरी प्रेशर ऐसे होंगे कि उनको इंटरेस्ट रेट्स और बढ़ाने पड़ेंगे। अच्छा, वहाँ पर थोड़ा सा नाजरीन के लिए वजाहत ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पर वो लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं फेड जी, बेसिकली उनका सेंट्रल बैंक जो है, बिल्कुल वो एक आज़ाद, मुकम्मल तौर पर सेमी ऑटोनमस नहीं बल्कि एक मुकम्मल तौर पे आज़ाद इदारा है जी। जैसे काफ़ी अरसे तक बड़ी कंसिस्टेंट लीडरशिप मिली एलन ग्रीनस्पैन की सूरत में, बिल्कुल, फिर उसके बाद बेन बर्नानकी आए जी, फिर उसके बाद जो है मेरे ख्याल अभी जैनेट येलेन साहब जी, वो चेयरवुमन है जी, हाँ, तो यस, शी इज़ द चेयरवुमन। बट द इशू अराइजेस के आप व्यू करते हैं कि पर्सनैलिटी ड्रिवन या एक माइंडसेट ड्रिवन किस्म की अप्रोच होगी, क्योंकि वहाँ पर मॉनेटरी पॉलिसी डिक्टाट जो है वो फेडरल रिजर्व से आएगा जी, और वहाँ मनमानी नहीं कर सकते, वहाँ उसूल कवायद ज़वाब से चलना पड़ेगा। बिल्कुल। आर यू एक्चुअली फोरसीइंग कि वो कट करेंगे? जी, हमें लगता है कि शायद उनको ये करना पड़ जाए। अगर आप देखें मार्केट का कंसेंसस यही है अभी भी कि हो सकता है कि अगस्त या सितंबर में एक और हाइक हो सकती है, क्योंकि अगर देखें तो इन्फ्लेशन थोड़ा सा मतलब पिकअप की है यूएस में। लेकिन द पॉइंट स्टिल रिमेंस कि हम समझते हैं कि जो उनका बिजनेस साइकिल है, क्योंकि वो पीक हो रहा है, और ख़ास करके अगर आप ब्रेक्सिट का भी देखें कि इम्पैक्ट, अभी ये भी एक कंसर्न है कि आगे चल के Q3 में किस तरह का इम्पैक्ट आता है डेवलप्ड इकोनॉमीज़ में। तो हम समझते हैं कि वो इस चीज़ को भी इन माइंड रखेंगे पॉलिसी बनाते हुए। और अगर तो ये ग्रोथ काफ़ी हद तक स्लो डाउन करती है 1% के करीब साल के एंड तक, सो देन वी थिंक दैट दे माइट कट। हो सकता है कि दिसंबर में, या हो सकता है कि वो इसको डिले कर दें अर्ली नेक्स्ट ईयर में। तो यूएस, अच्छा, बाय एंड लार्ज अगर इसका इम्पैक्ट देखें, जैसे हमारा तो एक वखराई निज़ाम है यहाँ पर, हट के थोड़ा सारी दुनिया से, तो हम तो सेफेस्ट बेट लेते हैं, और हमारी सेफेस्ट बेट ये होती है डू नथिंग, इफ़ इट एंड ब्रोक डोंट फिक्स इट।
तो अभी इशू ये है कि बाकी जगह ब्रेग्जिट, हमारे यहाँ डोंट फिक्स इट. तो वी वेंट विद ए मॉनेटरी पॉलिसी इन दिस रीजन. वी डिडंट कट, वी डिडंट इंक्रीज, kept it consistent. जी. By virtue of all of this, we've turned the monetary policy into being a non-event. I'm just saying, ये एक non-event हो जाता है. मतलब एक बात है, I won't put words into your mouth and I won't want you to say anything about it. लेकिन इकोनॉमी के ऊपर जैसे वहाँ रेट कट हो रहा है, तो आई एम जस्ट सेइंग कि हम फॉरेन एक्सचेंज के जब रेट का तयन करते हैं तो वो इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल पर होता है. दैट इज़ द प्राइमरी फाउंडेशन जो आजकल फ्री फ्लोट और ख़ासतौर पे हमारा यूएस डॉलर पैक्ड है, तो यूएस डॉलर इज़ रिलायंट ऑन द फेड्स डिसीजन. अगर वो कट करते हैं और हमारे इंटरेस्ट रेट का उसके साथ कंपैरिजन आता है, rupee becomes maybe a bit weaker if they cut the rates. I don't know. I'm just saying. Actually, अगर आप देखें तो अगर वो रेट कट करते हैं, जो कि this is not a given. मैं ऐसे जनरल फाइनेंस जनरल नॉलेज. But actually, I think it would be the reverse. क्योंकि अगर आप देखें कि अगर वो कट करेंगे तो डॉलर की जो स्ट्रेंथ है वो बल्कि थोड़ी कम मतलब लगेगी. तो I think on the balance ये इमर्जिंग मार्केट करेंसीज के लिए पॉजिटिव हमारे लिए पॉजिटिव. बिल्कुल. नहीं वो व्यू है. बिल्कुल. पाकिस्तान के लिए भी, बट सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं, अगर आप ब्रॉडर एशिया में देखें, क्योंकि पिछले 2-3 सालों में एशियन इकोनॉमीज़ की जो करेंसीज हैं वो वीक रही हैं यूएस डॉलर के मुकाबले में, राइट. बट अब अगर हमें लगता है कि यूएस डॉलर की जो रैली रही है इन सालों के दौरान वो पीक हो चुकी है या अब थोड़ा कम होगी और यूएस इकोनॉमी भी थोड़ा स्लो कर रही है, तो आई थिंक दिस टेक्स अवे द प्रेशर फ्रॉम इमर्जिंग मार्केट्स. बल्कि अगर आप देखें कि जो बड़ा मुस्तनद सा ज़ाविया, बिल्कुल एग्जैक्टली. और ख़ासकर अगर आप देखें, आपको याद होगा कुछ साल पहले जब बात हो रही थी कि फेड रेट्स पहली दफ़ा बढ़ाएगा इतने सालों बाद 2008 क्राइसिस के बाद, तो जिसको कहा जा रहा था टेपर ट्रांट्रम, कि जिस तरह के इमर्जिंग मार्केट्स जो हैं, जो कैपिटल वहाँ जा चुका था क्योंकि रेट्स इतने कम हो गए थे डेवलप्ड वर्ल्ड में, कि अगर रेट्स बढ़ेंगे तो वो कैपिटल वापस यूएस की तरफ आएगा और उससे जो है इमर्जिंग मार्केट करेंसीज को प्रेशर हो सकता है. तो आपने देखा, मैं आपके सामने एक और सिनेरियो रखता हूँ जी, अजीब व गरीब किस्म का सिनेरियो. अमेरिका की चूँकि हम बात कर रहे हैं और हम एक फ्री मल्टीलैटरल ट्रेड रजीम के अंदर रह रहे हैं. अमेरिका में एक सियासी तब्दीली आ चुकी है. वहाँ पर एक शख्सियत डेमोक्रेटिक पार्टी में बर्नी सैंडर्स, जी, सेनेटर बर्नी सैंडर्स, उनका दबाव बहुत ज़्यादा था कि इंटरनेशनल ट्रेड डील्स जो कर रखी हैं, जैसे हमने भी FTA PTA शीटिया किए हैं, जो भी उन्होंने कहा कि भाई ये अमेरिका के जो हुए हैं ट्रेड एग्रीमेंट्स, ये अमेरिका के लिए अच्छे नहीं हैं. अब चूँकि वो सदारती इंतखाब तो हार गए हैं, लेकिन उनके वोटर तभी वोट देंगे हिलरी क्लिंटन को जब वो ये मानेंगी. अब हिलरी क्लिंटन भी कुछ ऐसा तासुर दे रही हैं कि वो रिव्यू करेंगी. इसका मतलब फ्री मल्टीलैटरल ट्रेड रजीम जो है वो हिट हो सकती है. डोनाल्ड ट्रंप साहब वो बहुत सारी चीज़ें और कहते हैं, उससे कतई नज़र कि वो क्या कहते हैं, लेकिन अगर वो सदर बनते हैं तो वो भी कुछ इसी तरह की बात कर रहे हैं. वो कभी मैक्सिको के बारे में बात कर रहे हैं, वो भी तिजारत की बुनियाद पर, कभी चीन के बारे में बात कर रहे हैं. हमारा उनके सियासी रेटोरिक से कुछ लेना देना नहीं है. हमारा तो ताल्लुक ये कि अगर अमेरिका रिस्ट्रक्चर करता है और अपने ट्रेड फ्री मल्टीलैटरल ट्रेड की दुनिया के अंदर अपनी एक अलहदा से प्रोटेक्शनिस्ट इकोनॉमी क्रिएट करता है, तो आपके ख्याल से कि अगले साल कुछ, मेरे तो ख्याल से कुछ हो सकता है, ऐसा मुझे लगता है. बिल्कुल. आई थिंक अगर इस चीज़ को थोड़ा ब्रॉडली हम देखें तो इसको वी वुड कॉल इट जियोपॉलिटिकल रिस्क. हाँ, बिल्कुल ठीक है. और आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि ओवर द लास्ट ईयर ये चीज़ हमें ज़्यादा डेवलप होती हुई नज़र आ रही है. अगर आप जैसे यूरोप की बात करें तो वहाँ पे सीरियन क्राइसिस की वजह से जो माइग्रेंट्स का था उससे काफ़ी प्रेशर हुआ है. और उसी इन दैट कॉन्टेक्स्ट अगर देखा जाए तो जो यूके का भी डिसीजन था वो इमिग्रेशन पे ही बेसिकली था, मतलब प्रेमिस, राइट. बिकॉज लोग समझ रहे थे कि यूरोपियन यूनियन से स्पेशली पोलैंड और ऐसे ममालिक से लोग जो है आके बिल्कुल चीपर वर्कर्स का, बिल्कुल, और वो जॉब्स ले रहे हैं. तो वहाँ पे आई थिंक इट वाज मोर अबाउट इमिग्रेशन. अगर यूएस में आपने बिल्कुल सही कहा कि वहाँ जो है आर्गुमेंट वो इमिग्रेशन परहैप्स इतना नहीं है बल्कि ट्रेड की तरफ उनका ज़्यादा है. बट दोनों चीज़ें अगर देखा जाए तो आई थिंक इन अ सेंस ग्लोबलाइजेशन के लिए पॉजिटिव नहीं है, बिकॉज ग्लोबलाइजेशन जो है इट्स बिन प्रेमिस्ड ऑन फ्री मोबिलिटी ऑफ कैपिटल, लेबर एंड गुड्स. तो और ये बिजनेसेस के कहने पर किया गया है.
क्योंकि बिजनेसेस ये कहती हैं एफिशिएंसी आएगी इकोनॉमी की। बिल्कुल सही कह रहा हूँ, बिल्कुल, बात बिल्कुल आपकी ठीक है। और इससे अगर देखा जाए तो पिछले 10, 15, 20 सालों में काफ़ी ग्लोबल ग्रोथ और इन कंट्रीज़ की ग्रोथ को भी पुश मिला है। अगर आप देखें कि यूके को यूरोपियन यूनियन ज्वाइन करने से काफ़ी हद तक उनका जीडीपी ग्रोथ जो है इम्प्रूव किया है। इस वक्त हम एस्टिमेट करते हैं कि यूके जो है वो यूरोपियन यूनियन का तीसरा सबसे बड़ा तिजारती पार्टनर है यूएस और चीन के बाद, राइट। तो इस तरह जाहिर है काफ़ी सिनर्जीज होती हैं। अगर लोग ट्रैवल कर सकते हैं, गुड्स एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट हो सकते हैं टैरिफ फ्री विद इन सच अ बिग ब्लॉक। और साथ ही साथ यूएस में भी अगर आप देखें तो NAFTA और इस तरह की जो अग्रीमेंट्स हैं उनसे फ़ायदा हुआ है। बट इशू ये है जो आप बात कर रहे हैं कि इस तरह के इंतखाबात में क्या रिस्क हो सकता है, वो अच्छा इस रिस्क के बारे में भी बात करते हैं। और जैसे आपने कहा कि इमिग्रेशन का इशू है, उसके इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स के बारे में भी डिस्कस करते हैं, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा ग्लोबल इकोनॉमिक इशू है। इमिग्रेंट्स वाला, सीरियन इमिग्रेंट्स वाला भी और दीगर इमिग्रेशन का इशू भी है। यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, अपनी गुफ्तगू को जारी रखेंगे। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुफ्तगू हमारी जारी है। बात करें जनाब बिलाल खान साहब के साथ, सीनियर इकोनॉमिस्ट हैं SCB। बात कर रहे थे ब्रेक पे जाने से पहले इमिग्रेशन के मुतालिक, थोड़ा सा मौजू बड़ा नाजुक है, हमारे लोग इसको असल में समझ नहीं पाए। एक जाविया ये भी था, हर चीज़ का एक इकोनॉमिक जाविया भी होता है, माशी जाविया। दरअसल कोई फुफ्फा के या कोई खालू के लड़के तो नहीं उनके यहाँ सीरिया के अंदर के उनको यूरोप बुला रहे हैं। बुनियादी मसला ये था कि US के पास एक स्टडी फ्लो है चीप लेबर की, जो कि लातीनी और वस्ती अमेरिका से उनके मुल्क के अंदर स्लोली ट्रिकल करते रहते हैं, जिसमें प्राइमरीली मेक्सिको के लोग हैं, क्योंकि वो तो बिल्कुल साथ हैं बॉर्डर के। तो उनके पास चीप लेबर फ्लो अवेलेबल है, जिसकी वजह से वो कहीं कहीं कंपैरेटिव हो जाते हैं। तो जैसे कुछ वहाँ के जो चंद रियासतें अमेरिका की, तो बुनियादी तौर पे मकबूली इस वजह से हैं कि वहाँ पर लातीनी अमरीकी लोगों की तादाद इतनी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ चुकी है। यूरोजोन के अंदर प्रॉब्लम ये था कि उनके पास स्टेडी फ्लो ऑफ चीप लेबर नहीं थी। ईस्टर्न यूरोप के लोगों को वो एक्सेप्ट या एम्ब्रेस करने के लिए तैयार थे, लेकिन वो लोग शायद उन वेजेस पर काम करने के लिए तैयार नहीं होंगे जिन वेजेस के ऊपर सीरियन रेफ्यूजीज़ तैयार हो जाएंगे, मजबूर हैं, परेशान हैं और उनकी ज़रूरत भी है। सो दिस इज़ द इकोनॉमिक एंगल ऑफ ऑल ऑफ दिस, दैट दे ऑल्सो वांट अ स्टेडी फ्लो ऑफ चीप लेबर, बिकॉज मैनी ऑफ देम विल बी इन अ स्टेट ऑफ फ्लक्स व्हेन इट कम्स टू डॉक्यूमेंटेशन, and it will take about, let's say, roughly a decade or so for them to get neutralized into those countries, after which they can live freely. And Syrians, unlike your face looks more like someone who could be from the Middle East. I am certainly not, but they could get adjusted more quickly there because their complexions are fairer. They look more European than most people who come from here, from Pakistan, India, Bangladesh. तो ये एक dimension है, मैंने ऐसा सुना है, अब ये अपनी राय तो नहीं है, मैंने ऐसा सुना है कि उनको भी स्टेडी फ्लो चाहिए चीप लेबर की। ओके, आई थिंक आई वुड से कि मैं तो इससे डिसएग्री करता हूँ काफ़ी एक्सटेंट तक, बिकॉज अगर देखा जाए तो जो EU में रेफ्यूजीज़ का इन्फ्लक्स आया है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो अगर आप इसको कंपेयर करें जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं सीरिया की, जैसे लेबनान है और जॉर्डन है, एज अ शेयर ऑफ पॉपुलेशन तो उन्होंने सबसे ज़्यादा रेफ्यूजीज़ लिए हैं। यूरोप में बिल्कुल आए हैं, बट एज अ शेयर ऑफ पॉपुलेशन इट इज़ नॉट क्लोज टू दैट अमाउंट, और ख़ासकर जर्मनी इज़ द वन जहाँ पे ये आए हैं। आई थिंक आई हैव टू से कि मेरी नज़र में तो दिस इज़ मेनली ह्यूमैनिटेरियन इन द सेंस के अगर EU के आप देखें जो उनके प्रिंसिपल्स हैं इन टर्म्स ऑफ अगर लोग जैसे वॉर या इस तरह की चीज़ें फ्ली कर रहे हैं, तो the way that we are looking at this is simply in terms of that context, not necessarily के लेबर मार्केट का इस पे क्या इम्पैक्ट आएगा या वो वेजेस। लेकिन मजबूर होता है मईशतदान इकोनॉमिस्ट, आप भी मजबूर होंगे, इसका इम्पैक्ट स्टडी तो करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे यहाँ नॉर्मेटिव, हमारे यहाँ बड़ी मजबूरी है, हम लोग मॉरल जजमेंट नहीं पास कर सकते इकोनॉमिस्ट्स, हमें मजबूरन उसके इम्पैक्ट्स को देखना पड़ेगा। बिल्कुल एग्जैक्टली, नहीं ये तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है। अगर हम उससे इत्तेफाक ना भी करें तो फिर मजबूरन देखना तो पड़ेगा उसके इम्पैक्ट को। बिल्कुल, और अगर उसके इम्पैक्ट की बात करें तो आई थिंक नॉट नेसेसरीली सो मच कि लेबर मार्केट में जो वेजेस पे डाउनवर्ड प्रेशर आएगा, आई थिंक इसको हम मोर इस तरह से देख सकते हैं कि डोमेस्टिक डिमांड जो है यूरोजोन में उसमें थोड़ी सी इंप्रूवमेंट हमें नज़र आ सकती है। बिकॉज अगर आप देखें कि लोग आपकी कंट्री में इस तादाद में आके बस रहे हैं, तो जाहिर है कि उनको उनका खाना पीना, उनका
उनका एनर्जी यूज़, ये सारी चीज़ें जो है कंजम्पशन, बिल्कुल कंजम्पशन, और कंजम्पशन जो है वो जीडीपी ग्रोथ में शामिल होती है और काफ़ी हद तक एक बड़ा हिस्सा है। तो उस तरह से वी थिंक इट कुड बी पॉजिटिव। बट मोर वाइडली अगर हम बात करें तो आवर व्यू इज़ कि यूरोजोन जो है और यूरोपियन यूनियन पूरा ही कुछ हद तक डिमांड वहाँ डेफिशिएंट है काफ़ी हद तक। मैंने जैसे शुरू में आपको कहा कि हम 1.2% ग्रोथ फोरकास्ट कर रहे हैं, एंड पार्ट ऑफ द रीज़न इज़ कि अभी तक जो पॉलिसी मेकर्स का रुझान रहा है क्राइसिस को डील करने में वो मॉनेटरी पॉलिसी पे ही प्रेमिस रहा है। आपने देखा कि यूरोपियन सेंट्रल बैंक जो है उसने नेगेटिव इंटरेस्ट रेट्स इम्पोज किए, तो अभी तक सारा जो भी पॉलिसी का फोकस रहा है वो मॉनेटरी पॉलिसी पे, नॉट फिस्कल पॉलिसी। और हम समझते हैं कि अगर इंटरेस्ट रेट्स इतने लो हैं और गवर्नमेंट्स जो हैं वो इतने लो रेट्स पे बोरो कर सकती हैं, अगर आप देखें जर्मनी के जो सॉवरेन बॉन्ड्स हैं उन पे काफ़ी हद तक नेगेटिव यील्ड्स हैं, और सिर्फ जर्मनी नहीं, मोर वाइडली ऑल्सो ये एक ट्रेंड हमें नज़र आ रहा है। तो अगर वो इतना चीपली बोरो कर सकते हैं तो हम समझते हैं कि वो डिमांड को भी सपोर्ट कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ थोड़ा सा मुझे एक्सप्लेन कीजिएगा, ये बड़ी कॉम्प्लिकेटेड किस्म की सिचुएशन होती है। यूरोपियन सेंट्रल बैंक है, आई एज्यूम दैट इट्स इन ब्रसल्स, फ्रैंकफर्ट जी, फ्रैंकफर्ट जी। अच्छा, तो अब यूरोपियन सेंट्रल बैंक फैसले कर रहा है। अब वो ये है कि अब वो फैसले करेगा और हर मुल्क का अपना भी कुछ सेंट्रल बैंकिंग का निज़ाम ज़रूर होगा जी। किस तरह से मैनेज करते होंगे, ये बड़ा पेचीदा किस्म का इशू हो जाता है, क्योंकि जैसे आपने कहा कि मॉनेटरी पॉलिसी डिसीजन है, लेकिन बहुत सारी मईशतें जो हैं उनके आपस में बड़े कहते हैं बड़ी तफरी करना बहुत आसान है। फॉर एग्जांपल इफ़ आई लुक एट जर्मनी, तो उसकी इकोनॉमी तो बहुत ज़बरदस्त है विद इन द यूरोजोन। उसके साथ अगर मैं कंपेयर करूँ, लेट्स से रफली ग्रीस को कंपेयर कर लूँ, स्पेन को कंपेयर कर लूँ, इटली को कंपेयर कर लूँ, इवन ये कि फ्रांस को कंपेयर कर लूँ, तो मिसमैच है, लॉपसाइडेड है, तो बड़ा मुश्किल काम होगा ईसीबी के सरबराह का। आई थिंक बिल्कुल नहीं, बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है। और कुछ हद तक अगर देखा जाए तो जो यूरोजोन के प्रॉब्लम्स रहे हैं, क्रिटिक यही रही है कि एक तो क्योंकि ये सारे मुल्क जो हैं एक करेंसी में शामिल हैं, तो जैसे अगर इंडिपेंडेंट करेंसीज होती इन कंट्रीज़ की, तो हो सकता है कि वो करेंसीज ऊपर नीचे होके एक शॉक अब्जॉर्बर की तरह से एक्ट करती हैं कि अगर इकोनॉमी स्लो हो रही है तो जाहिर है करेंसी, अब जैसे यूके को आप देखें, अगर हमने ब्रेक्सिट की बात की, ये इम्पैक्ट आया तो पाउंड में हमने वीकनेस देखी, और हम समझते हैं कि कुछ हद तक वो एक शॉक अब्जॉर्बर बनेगा और जो ग्रोथ का स्लो डाउन है उसको शेल्टर करेगा। बट जो यूरोजोन के ममालिक हैं उनके पास तो जाहिर है ये फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, क्योंकि एक तो वो एक करेंसी में है, और दूसरी बात जैसे आपने कहा कि ईसीबी जो है उनका गवर्निंग काउंसिल जो है वो इंटरेस्ट रेट सेट कर रहा है, तो वो पूरे ब्लॉक के लिए है, वो सिर्फ जर्मनी के लिए नहीं है अगर वो फ्रैंकफर्ट में बेस्ड है, बल्कि फॉर द होल इकोनॉमी। अब जाहिर है कि वो क्रेडिट कंडीशंस, फाइनेंशियल मार्केट कंडीशंस और जो रियल इकोनॉमी की कंडीशंस हैं वो ओवरऑल देखते हैं। नौकरियां भी ऐसे लगता है मुझे बटी हुई हैं। IMF का जो है सिलसिला वो ज़्यादा यूरोपियाई सिस्टम का लगता है, वर्ल्ड बैंक का हमेशा अमेरिकन आ रहा है, WTO का कुछ मिक्स प्लेट है, वो मतलब ऐसे लग रहा बटी हुई है चीज़ें, कुछ कंफ्यूज रहता हूँ मैं। पहले वो पैस्कल लमी थे, जी जी, अब रॉबर्ट, ये जो है ये हिस्पानवी है क्या? आई एम नॉट श्योर, मैं खुद आई एम नॉट रियली श्योर माई सेल्फ। पहले मैं इन चीज़ों के ऊपर बड़ी निगाह और नज़र रखता था, लेकिन ऐसा लगता है मैं जो देयर सो मेनी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, आई नेवर न्यू दैट देयर आर सो मेनी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस दैट आर मैनेजिंग द फाइनेंस. The IFC is separate, the World Bank is separate, then within the World Bank there are so many organizations that are working there. When I connect with so many people, I realize that within World Bank भी एक पूरी दुनिया है. Absolutely. है ना? World Bank के अंदर भी एक पूरी दुनिया है. The people who are functioning in different organizations. बिल्कुल आपकी बात सही है. They are sister organizations also, you know. Because World Bank Group अगर आप देखें तो उसमें जाहिर है एक तो IRBD है जो उनका कंसेशनरी लैंडिंग के लिए है डेवलपिंग कंट्रीज के लिए. IFC जैसे आपने जो कहा वो प्राइवेट सेक्टर के साथ पार्टिसिपेट करता है. अच्छा. और उनका मीगा भी एक ग्रुप है जो इन्वेस्टमेंट गारंटीज प्रोवाइड करता है एसेंशियली पब्लिक और प्राइवेट के बीच में. सो ये काफ़ी बड़े एक इदारा नहीं है, मतलब बहुत सारे इदारे हैं. उनके मल्टीपल फंक्शंस और मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं टू बेसिकली सपोर्ट एसेंशियली जो भी उनके गोल्स हैं. पॉवर्टी एलिमिनेशन है, ग्रोथ सपोर्ट करना इन डेवलपिंग कंट्रीज, ये सारी चीज़ें हैं. तिजारत पर भी इसी तरह यूनाइटेड नेशंस का भी एक इदारा है UNCTAD, यूनिटेड पढ़ते हैं मेरे ख्याल उसको. और एक जो है ये अपना हमारे यहाँ जो WTO ज़्यादा मशहूर है, विच इज़ एक्चुअली रिफॉर्म्ड GATS इन अ वे, है ना जी.
तो लेकिन ये पूरी एक ट्रेड रजीम है, पूरा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि दुनिया बिल्कुल, और हो सकता है कि WTO को अगर आप देखें तो हो सकता है उसकी प्रोमिनेंस इस UK और यूरोपियन यूनियन उसमें भी बढ़ सकती है, कि डिपेंड करता है कि किस तरह की एग्रीमेंट सेटलमेंट होती है UK और यूरोपियन यूनियन की। तो कई दफ़ा तो ये भी है कि अगर तो जिस तरह की सेटलमेंट में बेस्ड ऑन दैट वो हो सकता है WTO रूल्स पे वापस चले जाएँ, या अगर निगोशिएट कर सकते हैं सिंगल मार्केट एक्सेस। तो यही सारी चीज़ें हैं जिसको मद्देनज़र रखते हुए हमने जो है UK की ग्रोथ को थोड़ा सा डाउनवर्ड रिवाइज किया। बट अगर आप पॉजिटिव साइड पे, अगर हमने काफ़ी बात की मतलब कि डेवलप्ड वर्ल्ड में कि ग्रोथ स्लो हो रही है, बट साथ ही साथ आई थिंक आई वुड लाइक टू हाईलाइट कि वी एज अ बैंक और ग्लोबल रिसर्च हमारा व्यू ये है कि एशिया जो है दैट इज़ गोइंग टू बेसिकली बी ड्राइविंग ग्रोथ एट दिस टाइम। अगर आप देखें तो एशिया एज अ होल हमारा फोकस है कि 6% ग्रोथ प्लस अगर चाइना को देखें तो चाइना तो अबव कंसेंसस हमारा व्यू है कि 6.8% ग्रोथ हम 2016 में देख रहे हैं। और एज सच आई वुड लाइक टू ऐड कि हम कोई हार्ड लैंडिंग जो है चाइना में नहीं देख रहे, और काफ़ी मार्केट पार्टिसिपेंट्स का स्पेशली टुवर्ड्स द एंड ऑफ लास्ट ईयर ये ख्याल था कि शायद चाइना में बहुत तेज़ी से ग्रोथ स्लो हो रही है और उसका इम्पैक्ट क्या आएगा, क्या चाइना के पॉलिसी क्रैश डिजास्टर है ना, बिल्कुल, बट ऐसा बिल्कुल हमारा व्यू नहीं है। और एक तरफ ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है इमर्जिंग मार्केट्स के लिए कि चाइना की करेंसी पॉलिसी कैसे चलती है। आपने देखा कि जब उन्होंने थोड़ा सा अपना पेग चेंज किया US डॉलर के हिसाब से 2015 में, तो काफ़ी इमर्जिंग मार्केट करेंसीज पे इम्पैक्ट आया और लोगों के खदशात ये हो गए थे कि क्या वो डिवैल्यूएशन की तरफ जा रहे हैं अपने एक्सपोर्ट्स को बूस्ट करने के लिए। अगेन ये हमारा व्यू नहीं है, हम समझते हैं कि डिवैल्यूएशन का उनको नहीं ज़रूरत पड़ेगी और वो इसके बावजूद मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसीज़ को लेके 6.8% ग्रोथ जो है 2016 में मेंटेन कर सकते हैं। अच्छा, लेकिन चाइना इज़ हेविली रेगुलेटेड एंड देयर इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शनिस्ट इन्वायरमेंट दैट एग्जिस्ट देयर, आंखों से ओझल, यानी उनको गिरने नहीं देगी हुकूमत। अगर गिरे तो दे ऑलवेज हैव दैट काइंड ऑफ सपोर्ट फ्रॉम द रेगुलेटरी एंड ऑल्सो उनके रिजर्व्स बहुत ज़्यादा बिल्डअप हो चुके हैं। इनहेरेंटली वो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इतना ज़्यादा बढ़ा सकते हैं कभी भी किसी वक्त भी को सपोर्ट करने के लिए। बिल्कुल, हाँ, और करते रहें, माजी में करते रहें। एंड आई थिंक पॉलिटिकली दिस इज एन इम्पोर्टेंट पॉइंट एक्चुअली। अगर आप देखें कि हम ये देख रहे हैं कि इनका जो एक इन्होंने प्रॉमिस एसेंशियली है कि जो इनका GDP था 2010 में कि वो 2020 तक उसको डबल करेंगे। तो ये एंड दैट विल कोइंसाइड विद द 100th एनिवर्सरी ऑफ द पार्टी एसेंशियली, राइट। तो हम समझते हैं कि ये इस प्लेज को काफ़ी सीरियसली लेंगे और हम इसीलिए हम देख रहे हैं कि एक तो हालांकि उन्होंने 7% ग्रोथ टारगेट को 6.5 कर दिया है, लेकिन वो अब कुछ साल रह गए, राइट। 2020 में इतना टाइम नहीं रह गया, 4 साल। तो हम समझते हैं कि वो पॉलिसी का भरपूर इस्तेमाल करेंगे इस साल और अगले साल ग्रोथ को अबव 6.5 रखने के लिए, ताकि अगर थोड़ी सी स्लो डाउन आती है टुवर्ड द एंड ऑफ 2020 कि उनका जो गोल है GDP को डबल करने का वो पूरा यानी हो। सो दैट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। तो यानी ये एक हमारा की कॉल है चाइना पे कि वी आर क्वाइट इन अ सेंस अबव कंसेंसस ऑन चाइना। फेडरल रिजर्व पे मैंने आपको बताया हमारी कॉल ये है कि हम नहीं समझते कि वो इंटरेस्ट रेट्स को इंक्रीज़ करेंगे और ये समझते हैं कि शायद नेक्स्ट जो मूव हो उनकी वो कट हो। सो दैट इसेंशली। और अगर आप बाकी ममालिक भी देखें एशिया में, जैसे थाईलैंड ले लें, इंडोनेशिया ले लें, यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी के साथ साथ फिस्कल पॉलिसी जो है वो काफ़ी सपोर्टिव है। यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग और जो गवर्नमेंट जो अपने बजट में ऐसे प्रोग्राम्स के लिए यूज़ कर रही है, दैट इज़ सपोर्टिंग ग्रोथ। तो ये एक काफ़ी डिफरेंट सिचुएशन है कंपेयर टू व्हाट वी आर सीइंग इन यूरोप फॉर इंस्टेंस। सो ये एक चीज़ है। अच्छा, पाकिस्तान की मईशत के ऊपर इन सब चीज़ों की क्या असरात मुरतब होंगे? क्योंकि वैसे देखा जाए तो UK हमारी अच्छी एक्सपोर्ट्स हैं जी, लेकिन अगर वैसे देखें, मुझसे पूछें तो मैं कहूँगा पीनट्स हैं। क्योंकि अगर मेरे पास तो US डॉलर के फिगर्स मौजूद हैं जी, लेकिन मैं तो ऐसा महसूस करता हूँ कि पाकिस्तान जैसा पॉपुलस मुल्क जो है उसकी एक्सपोर्ट्स जो है उस पर फोकस करने की बहुत ज़रूरत है। बहुत सारे लोग इस पर पता नहीं इत्तेफाक करें, इख्तिलाफ़ करें, लेकिन एक्सपोर्ट्स तो हमारी नीचे की जानिब जा रही हैं, विच इज़ नॉट गुड जी। बट मेरे पास कुछ फिगर्स मौजूद हैं, उसमें ऐसा महसूस हो रहा है कि चंद सालों से इजाफा हो रहा है, ताम इतना ज़्यादा नहीं है। यूरोजोन हमारी मार्केट है टेक्सटाइल्स के लिए भी और चंद नॉन ट्रेडिशनल एक्सपोर्ट्स के लिए भी यूरोजोन। बिल्कुल, उसके मुतालिक मैं कुछ ख़ास कह नहीं सकता कि पाकिस्तान अपना फुटप्रिंट किस तरह से बढ़ा सकेगा जब आपने उनके ही GDP ग्रोथ रेट को बताया और जो बताया है वो इतने अच्छे नहीं है नंबर्स। बिल्कुल, एब्सोल्युटली, बहुत बुरे भी नहीं हैं
लेकिन इतने अच्छे नहीं, स्लगिश हैं, बिलो मतलब स्लगिश हैं, बिल्कुल, एब्सोल्युटली। एंड यू आर एब्सोल्युटली राइट कि हमने देखा कि जैसे हमारा ट्रेड डेफिसिट जो है, एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स का डिफरेंस, वो इस साल पिछले साल के मुकाबले में 8% बढ़ा है। और इसकी सबसे दोनों चीज़ें हैं, दोनों इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स कम हुई हैं, बट एक्सपोर्ट ज़्यादा तेज़ी से कम हुई हैं। सो ये एक बिल्कुल एक रिस्क है। और अगर यूके जो कि तकरीबन 5-6% हमारी एक्सपोर्ट्स वहाँ जाए, तकरीबन 25% जो हैं यूरो जोन में, तो यानी 30% आप अगर पूरे उसको ले लें तो तकरीबन 30% हमारी एक्सपोर्ट्स इन कंट्रीज़ में जा रही हैं। तो यहाँ पे ग्रोथ स्लो होना इज़ अ रियल रिस्क टू आवर एक्सपोर्ट आउटलुक, देयर इज एब्सोल्युटली नो डाउट अबाउट दैट। और अच्छा बिलाल साहब, मेरी ख्वाहिश तो ये थी कि आपके साथ हमारी गुफ्तगू जारी रहती, और मेरे ख्याल से ये मुकम्मल करने के लिए मौजू को 2 चीज़ें इसमें भी रह भी गई हैं, जुज़वी हमने उनको टच किया। एक तो ऑयल प्राइसेस है, बिल्कुल, उनका जो ओवरऑल इम्पैक्ट है वो हमें स्टडी करना है, और आपका मैंने व्यू भी लेना है। श्योर। तो आगे आने वाले दिनों के अंदर आपको दोबारा से दावत देते हैं, बिल्कुल, और हम ये ऑयल प्राइसेस का मौजू भी मुकम्मल करते हैं, और ख़ास तौर पे ये जो आपने पाकिस्तान की मईशत के ऊपर इसके मुरतब होने वाले असरात का एक हिस्सा बता दिए, इसका दूसरा हिस्सा भी हम ज़रूर सुनना चाहेंगे। आपका बहुत शुक्रिया, आप शो पर हमारे साथ शामिल हुए। नाजरीन, आज के प्रोग्राम दी मार्केट शो का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। सोशल मीडिया के ऊपर हम बहुत ज़्यादा मुतारिक, हमारे पते वक्तन फ़वक्तन आपके सामने स्क्रीन पर आते रहेंगे। अपने सवालात मौज़ूआत की सूरत के अंदर हमें भेजते रहिए, हम कोशिश करेंगे उनके ऊपर हम प्रोग्राम ज़रूर करें। आज के लिए अली नासिर, हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।